चलो स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में प्रिज्म का लगभग ऑलमोस्ट मतलब चीज़ें हो गई थी, न्यूमेरिकल भी हो गया था। आज सबसे पहले प्रिज्म पे दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा। एक मिनट, ये मान के चलिए आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ये फिर पॉलिश सरफेस पे है। किस पे है? पॉलिश सरफेस पे। और रीट्रेसिंग पे क्वेश्चन है। किस पे है? रीट्रेसिंग पे। ध्यान से सुनिएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? ए है। एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड। एक सरफेस इसमें से कैसी है? सिल्वर्ड है। लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, इंसिडेंस एंगल 2a है ऑन द फर्स्ट सरफेस एंड रिटर्न बैक थ्रू द सेम आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सिल्वर सरफेस। ये क्वेश्चन समझिएगा। ये प्रिज्म हो गया आपका, ठीक है। इसका प्रिज्म एंगल कितने के बराबर है? ए के बराबर। यहां तक का क्लियर है। अब आगे कह रहा है इसकी एक सरफेस कैसी है? पॉलिश्ड है, तो इसको पॉलिश कर दो, ठीक है। अब कह रहा है एक सरफेस से जहां से लाइट इन हो रही है ये नॉर्मल हो गया ना, और लाइट का जो इंसिडेंस है वो कितने एंगल पे है? 2a पे। तो ये इंसिडेंस एंगल कितने के बराबर हो गया? 2a के बराबर हो गया। अब इसके बाद कह रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद जब सिल्वर सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद क्या होता है? सफरिंग रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सिल्वर सरफेस, ठीक है। रिटर्न बैक, यहां से पढ़िएगा, फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू दी सेम आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड। जब इस सेकंड वाले पे रे पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? रिटर्न। रिटर्न बैक मतलब रीट्रेसिंग। तो ये रीट्रेसिंग का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कल बताया था अगर इस पे 90 पे पड़ती है, कितने पे? 90 पे, तो जिस लाइन में गई है उसी लाइन में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, रीट्रेसिंग हो जाएगी। तो ये कितना है? 90। और ये कितना है? ए है। अब मैंने आपको एंगल निकालने का तरीका बताया था। ये दो लाइनें देखिए, इन दो लाइनों के बीच में एंगल कितना है? ए है। और ईमानदारी से बताइए ये ग्रीन कलर और व्हाइट कलर इन दोनों पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है ना। तो अगर इसके बीच में ए है तो इसके बीच में भी एंगल कितना होगा? ए होगा। समझ आ रही ना बस। अब इसके बाद आपका क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ना। तो अब आपको इंसिडेंस एंगल पता है और रिफ्रैक्शन एंगल पता है। आप क्या लगा दोगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखिए और आप ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सी वाला आंसर आ रहा है सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन पे, ठीक है। और ये प्रिज्म के इस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जो प्रिज्म का है डेविएशन, उससे ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इनफ है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी मटेरियल को कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। लिख चुके हैं ना? अब हटा दें। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मेंस लेवल का है। एक क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन पे करा देता हूं थोड़ा सा। फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म टू बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल,
एक बात मुझे बताना, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब कौन सा एंगल? प्रिज्म एंगल ना। तो प्रिज्म एंगल बराबर है किसके? है मिनिमम डेविएशन के। प्रिज्म एंगल मिनिमम डेविएशन के बराबर है। तो आपसे कह रहा है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का वो किसके बीच में होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। ये फार्मूला होता है ना। अब डेल मिनिमम की वैल्यू यहां पे दे रखा है, किसके बराबर है? किसके बराबर है बोलिए? ए के बराबर है, रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर है। तो ये ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a डिवाइड बाई 2, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? साइन ऑफ ए के बराबर। नीचे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ए बाई 2 ना। अब आपको पता है साइन थीटा जो होता है, उस दिन मैंने इस फार्मूले को बताया था, साइन 2 थीटा जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक काम कर सकते हैं, यहां पे अगर थीटा लेते हो, 2 थीटा लेने पे यहां पे कितना है? थीटा। तो अगर यहां पे थीटा लेते हो तो यहां पे कितना आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे रख सकते हो ना ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा? साइन ए की जगह पे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? साइन ए बाई 2। ए बाई टू वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 कॉस ए बाई 2। अगर ईमानदारी से आप देखें, 2 कॉस बाई 2 है ना, ए जो है, ए है क्या वो समझिएगा। आई का एक फार्मूला पढ़ाया था आपको इंसिडेंस का। आई इज इक्वल टू क्या होता है? डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 पढ़ाया था। डेल मिनिमम कितने के बराबर है? ए के बराबर। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई ही क्या है? ए है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो ना। अब ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या पूछ रहा है? रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेंज पूछ रहा है तो आपकी जो आई की वैल्यू होती है ना, आई की इंसिडेंस, वो 0 से कितना वेरी करती है? 90। कितना वेरी करती है? तो अब हम यहां पे रख सकते हैं आई की वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो आई की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? cos 0 की वैल्यू कितना होती है? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 2। और दूसरा कितना आएगा? अगर यहां पे आई की जगह पे कितना पुट करोगे? 90। 90 बाई 2 कितना होगा? cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। 2 बाई रूट 2, 2 को क्या लिख सकते हो? रूट 2। कितना आंसर आएगा? रूट 2 आ जाएगा। तो 2 से कहां तक? बस आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा ना। इसको प्रिज्म एंगल को मैंने किस में बदल लिया? इंसिडेंस एंगल में। क्योंकि मुझे पता है इंसिडेंस एंगल कहां से कहां वेरी करता है? 0 से कितना वेरी करता है? 0 से 90। तो एक बार 0 रख के देखोगे, एक बार 90 रख के देखोगे, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज मिल जाएगी। ठीक है, कर लीजिए इसको भी। क्या हुआ? हम्म? अब बड़े दिन दिन बाद आते हो, हफ्ते महीने आए। ये तो मैं, मेरे ख्याल से जब ठंडी शुरू नहीं हुई थी तब से सुन रहा हूं मैं।
नीट का पेपर सबको बराबर मिलेगा। बराबर मिलेगा मतलब ये नहीं पूछा जाएगा आप साल भर में कितने दिन बीमार थे, है कि नहीं। सबको तो वही पेपर मिलेगा। ये अलग फैसिलिटी है। है? अलग है क्या? है पैसे वाला। लिख चुके आप? है भी मेरा थर्ड फ्लोर पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लिख चुके हैं ना? हो गया? हेडिंग डालिए। डिस्पर्सन ना। एक मिनट। डिस्पर्सन जो है बढ़िया से समझिएगा। अभी तक हमने प्रिज्म के थ्रू जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो डेविएशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डेविएशन। अब पढ़ेंगे डिस्पर्सन। डेविएशन मतलब क्या होता है? रे को अपने रास्ते से मोड़ देना। समझ आ रही ना बात? और डिस्पर्सन मतलब क्या होता है? जब लाइट आती है प्रिज्म को तो व्हाइट लाइट आती है। कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट। ये मान लेते हैं प्रिज्म है, ठीक है, और ये इसका हो गया नॉर्मल, और ये वाली इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रे है ये कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ना। व्हाइट लाइट में क्या होगा? 7 कलर का कॉम्बिनेशन होगा, विब ग्योर ना। विब ग्योर होगा। समझना इस बात को। तो इस व्हाइट लाइट में कितने कलर की लाइट है? 7 कलर की। जब ये प्रिज्म पे पड़ेगी ना, तो प्रिज्म पे पड़ने के बाद, अच्छा इस रे, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट कैसे निकल जाती? सीधी। अब इसमें 7 कलर है। मैंने आपको बताया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के। और ये भी बात मैंने आपको पढ़ाई है कि वेवलेंथ इस लाइन में बढ़ता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ अगर रेड की होगी तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? रेड का होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? रेड का। और थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन एंगल पढ़ा है हमने। डेविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू म्यू माइनस 1 होता है। ये होता है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे डेविएशन पे, तो अगर हम बात करें रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका डेविएशन सबसे कम, तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा। अगर आप देखोगे वायलेट का, तो वायलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा। तो डेविएशन सबसे ज्यादा मतलब ये वाली सीधी निकलने के बजाय अगर आप देखोगे तो ये वाला कौन सा कलर है? रेड कलर। और वायलेट जो होगा
वायलेट कलर कहीं ना कहीं, अब वायलेट इसमें है नहीं, ऐसे ले लेता हूं, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, वायलेट, और ये कौन सा हो जाएगा, रेड। समझ आ रही ना बात। इसका डेविएशन देखिए, रेड का कम और इसका डेविएशन क्या है, ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे स्क्रीन होगी तो वहां पे ये जो कलर है ये रेड कलर वाला, और ये वाला कौन सा होगा, वायलेट वाला, ऐसे ना। तो इसको प्रिज्म ने क्या किया, इस 7 कलर को, अच्छा ये वायलेट है और ये कौन सा है, रेड है, इसके बीच में ये 7 कलर होंगे, वायलेट और रेड के बीच में। समझ आ रही ना बात, क्लियर है। तो अभी तक प्रिज्म क्या करता था, अगर एक रे की बात करें तो एक रे को क्या किया इसने, डेविएट, और इसमें 7 रे का क्या था, कॉम्बिनेशन था, उसको इसने बिखेर दिया, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। समझ आई बात, क्लियर है। तो प्रिज्म का काम क्या होता है, डेविएशन प्लस डिस्पर्सन, दो काम होता है। अब इसमें सबसे पहली चीज, यहां तक क्लियर है, सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है एंगुलर डिस्पर्सन। क्या पूछा जाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो पहली हेडिंग हमारी होगी एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा वो समझते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, थोड़ा सा बताइएगा, है ये कौन सा डेविएशन है, किसका है, वायलेट का। तो ये डेविएशन ऑफ क्या कहलाएगा, वायलेट ना। अच्छा ये वाला किसका कहलाएगा, ये वाला, तो ये डेविएशन किसका हो जाएगा, किसका, रेड का। अच्छा डेविएशन वायलेट में से डेविएशन रेड का निकाल दोगे तो ये कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाएगा। इतने ही दूर में तो बिखेरा है रेस को, तो जितने एंगल में बिखेरा है रेस को प्रिज्म ने, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। तो ये वाला कौन सा है, डेविएशन किसका, वायलेट का, और ये किसका है, डेविएशन रेड का। तो डेविएशन वायलेट में से डेविएशन रेड का निकाल दोगे तो ये जितनी एंगल में बिखरी हुई है रेस, वो एंगल पता चल जाएगा, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन एंगल। तो डिस्पर्सन एंगल थीटा कितने के बराबर है बताइए, डेविएशन किसका, वायलेट माइनस डेविएशन किसका, रेड का, क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाएगा। अब देखिए डेविएशन किसका, वायलेट का। तो इस फार्मूले में आप देखिए ये डेविएशन का फार्मूला है थिन प्रिज्म के लिए। तो हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे पढ़ते हैं, थिन प्रिज्म। तो अगर यहाँ पे थिन प्रिज्म के लिए पढ़ोगे तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा, जब किसके लिए लिखोगे, वायलेट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a म्यू v माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस रेड की जगह पे क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में म्यू r माइनस 1, इतना हो जाएगा। अच्छा इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हो आप, a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू v माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। तो यहां तक हो जाने के बाद क्या बचेगा, a, और यहां पे क्या बचेगा, म्यू v माइनस कितना बचेगा, म्यू r। ये हो जाएगा क्या चीज, एंगुलर डिस्पर्सन ना। अब कैसे याद रखोगे एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं, प्रिज्म एंगल इनटू म्यू v माइनस म्यू r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर का, किस कलर की वजह से, वायलेट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर की वजह से, रेड कलर की वजह से। समझ आ रही ना बात, ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। कर लीजिए इसको, यहां तक क्लियर है ना। चलो अगला देखते हैं, ये चीज हो गया आपका, क्लियर रहेगा ना। और ये था हमारा डिस्पर्सन एंगल। एक चीज और हमें समझनी है, मीन डेविएशन।
फिर उसके बाद फाइनली हमें डिस्पर्सन पावर पढ़ना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? डेविएशन किसका? वायलेट का, प्लस डेविएशन किसका? रेड का, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ये क्या कहलाता है? मीन डेविएशन कहलाता है। दोनों का एवरेज, दोनों डेविएशन का ऐड डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? 2। तो आपको क्या मिल जाएगा? मीन डेविएशन। अब आपको डेविएशन का फार्मूला पता है, सिंपली कितने के बराबर होता है? प्रिज्म एंगल म्यू माइनस 1 ना, यही होता है। अगर वायलेट के लिए लिखना है तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया, वायलेट के लिए लिखिए। वायलेट के लिए कितना हो जाएगा? ए ना, और कितना हो जाएगा? म्यू, म्यू वायलेट माइनस 1 प्लस ए म्यू रेड माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। इसको आगे सॉल्व करिएगा। ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? म्यू वी माइनस 1 प्लस म्यू आर माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। अब एक काम करते हैं, a बाई 2 बाहर ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू वी प्लस क्या हो जाएगा? म्यू वी प्लस म्यू आर, म्यू वी प्लस म्यू आर, और ये माइनस वन कितना हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत? ए को बाहर कर लो, ए बाहर है ही है ऑलरेडी। एक काम करते हैं, 2 को अंदर डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 पार्ट बन जाएगा। इसको एक साथ करिए, इसको एक साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई, ये 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, 2, और यहां पे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? -1। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए? मीन के लिए। अब इसको और आसान कर लेते हैं। एक चीज आप समझिए, ये म्यू वी प्लस म्यू आर, ये वायलेट और ये रेड का क्या है? एवरेज है ना। वायलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज जो होता है वो जानते हैं कितने के बराबर होता है? यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे ये ब्रैकेट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड डिवाइड बाई 2। जानते हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है? येलो का। किसके बराबर आता है? येलो का। तो एवरेज कलर जो होता है ना सातों कॉम्बिनेशन का, उस वो किसको बोला जाता है? येलो कलर को। समझ आ रहा है? जब सॉल्व करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आएगा? येलो के बराबर। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? मीन डेविएशन कितने के बराबर हो जाएगा? मीन डेविएशन कितने के बराबर? प्रिज्म एंगल इनटू म्यू किसका? येलो -1। बस ये आंसर हो जाएगा मीन डेविएशन का। समझ गए ना? आप यहां से ना दिमाग लगाइएगा, वीब ग्योर ना, तो इस हिसाब से 3 इधर छूट रहा है और 3 इधर छूट रहा है, तो ग्रीन को एवरेज होना चाहिए। समझ आ रही ना बात? अब वो आता है येलो कलर के बराबर, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। समझ आ रही ना बात? ठीक है। समझ आया? एवरेज कलर जो वायलेट और ग्रीन का आएगा वो कौन सा आएगा? येलो आएगा। ठीक है। हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी वो इस फार्मूले को लाने के लिए पढ़ी है, और वो क्या है? डिस्पर्सिव पावर। कौन सी पावर? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? ठीक है।
यहाँ तक हो गया। डिस्पर्सिव पावर जो होता है, इससे पहले वाला कौन सा एंगल था? एंगुलर डिस्पर्सन, उसका नाम क्या था? थीटा ना। एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइड बाय मीन डेविएशन इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर। मैं लिख दूं क्या? आप लिख करके करिएगा। ये कौन सी चीज है? एंगुलर डिस्पर्सन। और ये कौन सी चीज है? मीन डेविएशन। इसका रेशियो क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, ये फार्मूला कितने के बराबर आया था? प्रिज्म एंगल इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई प्रिज्म एंगल, और कितने के बराबर? म्यू वाई माइनस 1। इसमें से क्या कट जाएगा? ए से ए कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है? डिस्पर्सिव पावर का। ठीक है, पावर को पी से दिखा सकते हो, लेकिन कुछ बुकों में कभी कभी ओमेगा भी लिखा होता है। ठीक है, तो वो तो नोटेशन है। ये क्या है? डिस्पर्सन। और नीचे क्या है? डेविएशन। तो प्रिज्म के दो काम है, डिस्पर्स कराना और डेविएट कराना। इसी का रेशियो क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कहीं साइड में लिख लीजिएगा। 1 मिनट सुनिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए, मतलब किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, तो अगर किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फिर उसके एंगुलर डिस्पर्सन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा, क्या होगा? फिर से सुनिए क्वेश्चन एक बार और। अगर आप प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ज्यादा हो जाता है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, तो आप ये बताइए एंगुलर डिस्पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा? अब देखिए ना, गलत आंसर दे रहे हैं। आते ही सबसे पहली बात यही पढ़ाई है, जहां से मैंने डिस्पर्सन शुरू किया है उसमें ये बात बताई है बहुत अच्छे से कि म्यू किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वेवलेंथ कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो किसी प्रिज्म का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दिया है? ज्यादा कर दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा करने की वजह से डेविएशन ज्यादा हो जाता है, और डेविएशन का ही डिफरेंस एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। डिस्पर्सन एंगल क्या पढ़े हो अभी? थीटा ना। थीटा क्या होता है? डेविएशन होता है ना। थीटा किस पे डिपेंड करता है? डेविएशन एंगल पे ना। अभी पढ़े हो, थीटा किस पे डिपेंड करता है? थीटा किस पे डिपेंड करता है? डेविएशन एंगल। अगर किसी प्रिज्म का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से डेविएशन बढ़ जाएगा, और डेविएशन बढ़ने की वजह से एंगुलर डिस्पर्सन बढ़ जाएगा। स्टार मार्क करके ये बात लिख लीजिए। सेम कैसे आएगा? एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया है। क्या बढ़ाया? एवरेज बढ़ाया। तो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? म्यू वायलेट प्लस क्या होता है? म्यू रेड डिवाइड बाई 2 होता है ना। यही होता है। अब देखना है, 1 मिनट रुक जाओ। ये म्यू वायलेट है ना, और ये क्या है? म्यू रेड है। तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा? सबसे कम।
और वायलेट का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा होता है। तो जब एवरेज बढ़ेगा ना तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, एक वायलेट का क्या होगा ज्यादा और इसका क्या होगा कम, तो दोनों का इफेक्ट सेम नहीं है। समझ आ रही ना वो, ऑन एंड एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा, ऑन एंड एवरेज क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ आ रही ना कि एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा। समझ आ रही ना बात, तो समझ आई ना बात, क्लियर रहेगा। ये बात लिख लीजिए, मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। क्या लिखोगे आप, अगर एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, प्रिज्म का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है तो एंगुलर डिस्पर्सन भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे लिख लीजिए, इंक्रीज इन, इंग्लिश में बोल देते हैं, इंक्रीज इन एवरेज refractive index of prism, increase in average refractive index of prism increases angular dispersion, increases angular dispersion, increase in increasing average refractive index increases the angular dispersion। ठीक है, चलो ये थ्योरेटिकल था, समझ आई बात, ठीक है। तो एवरेज अगर बढ़ेगा ना तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, वायलेट का, और रेड का क्या होगा कम होगा। तो इस हिसाब से एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, फार्मूला बेस्ड है। डिस्पर्सिव पावर पूछा है, डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस म्यू वन, सबका वैल्यू दिया हुआ है, बस आपको पुट करना है और आंसर निकाल देना है। कितना आएगा 40, और बाकी लोग का क्या आंसर है, नहीं कैलकुलेट कर पाए, 0.4, कैसे तुम्हारा 40 आ रहा है, हैं? कितना आएगा आंसर 0.4 ना, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, इसमें मेरा क्या रोल है कि नहीं, उठा करके इसमें से वैल्यू पुट कर, सही सही पुट करना है कि नहीं, वॉलेट की जगह पे रेड ना पुट कर देना है। एक क्वेश्चन करा देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, बस करो 1 मिनट। पहले इसका आंसर दे दो, 1 मिनट बोलो इसका आंसर क्या होगा। The refractive indices of violet and red light is 1.54, 1.52 respectively. If the angle of deviation is 1 degree, angle of prism is 1 degree, then angular dispersion क्या होता है, prism angle
क्या होता है? प्रिज्म एंगल म्यू वी माइनस म्यू आर। आपको प्रिज्म एंगल कितना दिया हुआ है? 1 डिग्री। और म्यू वी कितना दिया हुआ है? वायलेट का कितना है? 1.54। और रेड का कितना है? 1.52। कितना आएगा? 0.02 आएगा ना। 1 डिग्री इंटू कितना आएगा? 0.02। तो कितना आ जाएगा? 0.02 डिग्री। अब इसमें क्या कर सकता है ना, थोड़ा सा खेल कर सकता है। डिग्री के बजाय आंसर मिनट में दे सकता है, सेकंड में दे सकता है, रेडियन में दे सकता है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये सब यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा चुका हूं मैं। समझ आ रही ना बात? तो आप आसानी से कर सकते हो। लिख चुके? देखो ये वाला क्वेश्चन, ए प्रिज्म प्रोड्यूसेस एंगुलर डिस्पर्सन 24 मिनट है। यहां पे कितना है? 24 मिनट। अगर एक डैश लगा हुआ है तो मिनट है, अगर डबल डैश लगा हुआ है तो सेकंड है। तो यहाँ पे 24 मिनट है। एंगुलर डिस्पर्सन दिया हुआ है 24 मिनट। अब इसके बाद इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का मतलब प्रिज्म एंगल, ए की वैल्यू कितना दी हुई है? 3 डिग्री ना। और ये वाला कौन सा एंगल दिया हुआ है? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब क्या दिया हुआ है? थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? 24 मिनट। मिनट को किस में बदलना है? ये वाला एंगल किस में है? डिग्री में ना। तो 1 मिनट जो होता है वो 60 मिनट के बराबर। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर? 60 मिनट। तो एक मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा? 1/60। तो मतलब मिनट को किस में बदलना है? डिग्री में। तो 24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 60। तो ये किस में आ जाएगा? डिग्री में। थीटा आ गया। अब इसके बाद कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव angle of the prism is 3 degree and the refractive index of material of the prism for red color is 1.55। म्यू आर दिया हुआ है। म्यू आर कितने के बराबर है? 1.55। ये म्यू आर हो गया। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर वायलेट कलर? तो आपको एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला पता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए म्यू वी माइनस म्यू आर। अच्छा ये कितना दिया हुआ है? थीटा 24 डिवाइड बाई 60। और ए कितना दिया हुआ है? 3। एक ध्यान देना, ए अगर डिग्री में ले रहे हो तो थीटा भी किस में लेना है? डिग्री में लेना है। समझ आ रही ना बात? और यहां पे कितना हो जाएगा? म्यू वी कितना दिया हुआ है? म्यू वी पता करना है। और म्यू आर कितना दिया हुआ है? 1.5 है। अब मुझे लगता है आप निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाएगा। यहां पे करेक्शन है 24 मिनट कर लेना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करे। है सेकंड आएगा कि ए आएगा? सही से देख लो। ए वाला ना। ए वाला सही होगा। हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म नहीं लिख पाए थे क्या? हैं? नहीं लिख पाए थे? हो गया ना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दो टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट, आपको दिखेगा कॉम्बिनेशन की क्यों जरूरत है। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन
डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन ना हो। एक चीज आप देखोगे, जैसे मान लेते हैं एक प्रिज्म ये है, ठीक है, और प्रिज्म की खासियत क्या होती है, जब भी किसी प्रिज्म से रे इन करेगी, एक सरफेस से, एक मैट सरफेस से इन करेगी, तो इसका काम क्या होता है, जनरली ये रे को किस तरफ मोड़ती है, नीचे की तरफ, अपने बेस की तरफ। किस तरफ मोड़ती है, बेस की तरफ। तो हमें क्या करना है, डेविएशन को खत्म करना है। तो एक प्रिज्म क्या करता है, रे को किधर मोड़ता है, नीचे की तरफ मोड़ता है, बेस की तरफ ना। तो इस प्रिज्म ने बेस की तरफ मोड़ा, तो अगर एक इन करती हुई रेस को ये बेस की तरफ मोड़ देता है, तो एक प्रिज्म ऐसा चाहिए ये जो मुड़ी है इसको फिर क्या कर दे, सीधा कर दे, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस प्रिज्म को जानते हैं कैसा लगाना पड़ेगा। दो प्रिज्म से ये काम हो सकता है। डेविएशन खत्म करने का तरीका क्या है, एक और प्रिज्म हम क्या कर दे, ऐड कर दे। तो उस प्रिज्म को जब ऐड करोगे तो इस तरह से ऐड करोगे, उल्टा ना। तो अब ये वाला क्या करेगा, अपने बेस की तरफ मोड़ेगा। इसका प्रिज्म एंगल मान लेते हैं A1 है, तो इसका प्रिज्म एंगल क्या है, A2 है। अब हो सकता है कि डेविएशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। एक ने अगर अपने बेस की तरफ मोड़ा है तो दूसरा अपने बेस की तरफ मोड़ेगा और डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये हुआ कि जितना ये प्रिज्म डेविएट करा रहा है उतना ये भी करा रहा है, बस दोनों एक दूसरे के किधर करा रहे हैं, अपोजिट करा रहे हैं। इसका मतलब दोनों का डेविएशन क्या होना चाहिए, सेम। तो ये पहला प्रिज्म है, इसका डेविएशन कितना है, 1, और ये दूसरा प्रिज्म है, इसका डेविएशन कितना है, 2। समझ आ रही ना बात। और डेविएशन एक प्रिज्म का फार्मूला जो है, हाँ, वो कितने के बराबर होता है, डेविएशन कितने के बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा है प्रिज्म एंगल, अगर व्हाइट कलर के लिए लिख रहे हैं तो व्हाइट कलर के लिए लिख रहे हैं प्रिज्म एंगल म्यू वाई माइनस क्या होता है, 1 होता है। ये पहले प्रिज्म से है तो यहां से क्या हो जाएगा, 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1। समझ आए। प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक दूसरे से, अगर प्रिज्म एंगल चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो इसका प्रिज्म एंगल कितना है, A2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये लो का 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। बस हो गया। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये डेविएशन दोनों इक्वल है, बट कैसे हैं, एक दूसरे से अपोजिट है, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। अब सिर्फ क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, डिस्पर्सन। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप देख लीजिएगा। डिस्पर्सन पे क्वेश्चन कम आते, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे करा नहीं रहा हूं, ठीक है। क्लियर रहेगा ना, इसको कर लीजिए। डेविएशन क्या होगा, 0। विदाउट डेविएशन मतलब डेल नेट क्या होगा, 0, ठीक है। हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री प्रिज्म एंगल, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। और एक प्रिज्म और है, एक प्रिज्म और है, ऐसे लगा हुआ है। इसका प्रिज्म एंगल 1 डिग्री है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2 है। नेट डेविएशन पूछा है, फाइंड नेट डेविएशन, बताइएगा कितना होगा इन दोनों का। अच्छा, इस बार अगर रे इन करेगी तो इस रे को, इन करती हुई रे को दोनों किस तरफ मोड़ेंगे, दोनों सेम तरफ। तो दोनों का अलग अलग डेविएशन निकालोगे और दोनों एक तरफ मोड़ रहे हैं तो डेविएशन क्या हो जाएगा, ऐड। बताइए कितना आएगा, पहले इसका निकालो। डेल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कितने के बराबर होगा, प्रिज्म एंगल, यही होता है ना डेल का फार्मूला,
प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस क्या 1, तो डेल 1 कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू कितने, वो प्रिज्म एंगल कितना है 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 ना, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 डिग्री। और दूसरा देखिएगा डेविएशन 2 कितने के बराबर होगा, प्रिज्म एंगल कितने के बराबर 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री। दोनों डेविएशन की इधर है सेम डायरेक्शन में, तो डेल नेट कितने के बराबर हो जाएगा, डेल 1 प्लस डेल 2, तो डेल 1 कितने के बराबर है 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 डिग्री। अगर यही अपोजिट जैसे मैंने पढ़ाया है उस तरह से लगा होता तो कितना हो जाता 0 हो जाता। कर ले जाओगे ना, अब अगला कौन सा पढ़ना है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। लास्ट आखिरी बात, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। इस बार डिस्पर्सन क्या है, नहीं है, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, तो नेट डिस्पर्सन क्या होगा, और हमने कौन सा डिस्पर्सन पढ़ा है, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन जो नेट होगा वो कितने के बराबर होगा 0 के, और अगर एंगुलर डिस्पर्सन 0 होगा तो दो प्रिज्म होंगे, तो एक प्रिज्म का डिस्पर्सन बराबर होगा किसके, दूसरे प्रिज्म के डिस्पर्सन के। तो अगर एक तरफ फैला रहा होगा तो दूसरा उसके, मतलब एक फैलाएगा तो दूसरा बटोर के 0 कर देगा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा ना, तो डिस्पर्सन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, डिस्पर्सन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, एंगुलर डिस्पर्सन का A, तो A1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा म्यू V1 माइनस म्यू R1 बराबर होगा किसके A2, और म्यू V2 माइनस म्यू R2। बस ये फार्मूला आपको याद रहे, ठीक है। नेट डिस्पर्सन क्या होगा 0 होगा। वो समझने के लिए मैंने लैंग्वेज का कि एक डिस्पर्स कराएगा तो दूसरा उसको खत्म कर देगा, समझ आ रही ना वो, तो नेट डिस्पर्सन क्या हो जाएगा 0। लेकिन हकीकत में एक डायरेक्शन में डिस्पर्स कराएगा तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में उतना डिस्पर्स कराएगा, तो नेट क्या हो जाएगा 0। क्लियर रहेगा ना। चलिए, यहां तक हो जाने के बाद एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन प्रिज्म पे, और ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर बताइएगा। मैं पढ़ा चुका हूं एक जगह पे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट प्रिज्म से रिलेटेड नहीं था, वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था। ये प्रिज्म से रिलेटेड होगा, उसी पे बेस्ड। समझ आ रही ना बात, तो देखिएगा। अच्छा, आपके जहन में ये बात नहीं आई कि अगर मिनिमम डेविएशन हो सकता है तो मैक्सिमम डेविएशन भी पूछ सकता है प्रिज्म से, तो अभी मैक्सिमम डेविएशन की तो बात ही नहीं की है। समझ आ रही ना बात, किसकी बात नहीं की है, मैक्सिमम। तो वो लास्ट बात सुनिएगा, इसलिए मैंने रोका था। एक क्वेश्चन मैंने कराया था पूरा उसी पे बेस्ड है, मैं आपको याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट सुनना। मैंने 2 पिक्चर बनाई थी, 2 क्या 3 पिक्चर से समझाया था इस बात को। देखिएगा, अगर आपकी लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम पे आकर के इंसिडेंट कर रही है, ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। समझ आ रहे, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना माना था फाई,
अगर आपको थोड़ा याद हो, मैं सीधा बता रहा हूं, डेविएशन कितने के बराबर आया था पहले केस में? 5 माइनस कितना आया था? थीटा ना, रिफ्रैक्शन एंगल माइनस इंसिडेंस एंगल क्या दिया था? डेविएशन। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको दूसरे स्टेप में मैंने इसको क्रिटिकल पे इंसिडेंट कराया। किस पे कराया? क्रिटिकल एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल पे जब आपने इंसिडेंट कराया रे को, ये वाला एंगल क्रिटिकल है, तो ये क्या कर जाएगी? सरफेस से ग्रीस कर जाए, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो इस बार डेविएशन एंगल कितना मैंने लिखा था? π/2 माइनस थीटा सी ना। अब इसके बाद तीसरा स्टेप मैंने बताया था, इसी पे है वो मैक्सिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट पूरा, ध्यान से सुनना। तीसरा बताया था, अगर क्रिटिकल से थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा एंगल कर दो, बहुत ही माइनर सा, तो बहुत ही माइनर सा अगर करोगे ना, तो ये क्या कर जाएगा? PIR का। ये लगभग अप्रोक्स क्रिटिकल है, बस क्रिटिकल से थोड़ा सा क्या है, बस थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये थीटा सी, और ये कितना होगा? थीटा सी होगा। तो डेविएशन जानते हैं कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा सी हो जाएगा, याद है ना? ये थोड़ा सा ज्यादा। अब अगली बात सुनिएगा, अगर इन तीनों केसेस में देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे, मैं डेविएशन की लाइन, ये लाइन ऐसे सीधा जाना चाहती थी, रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी, इधर मुड़ी, इसमें डेविएशन देखिए। और लाइट ऐसे सीधा जाना चाहती थी, इधर मुड़ गई, इसमें डेविएशन देखिए। और लाइट ऐसे जाना चाहती थी, इधर मुड़ गई, इसमें डेविएशन देखिए। जब TIR स्टार्ट होता है, जिस वक्त स्टार्ट होता है, क्रिटिकल से थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो ये ग्रीजिंग खत्म होकर के क्या हो जाता है? TIR। तो क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा करने के बाद डेविएशन एंगल ये पूरा कितना होता है? 180। 180 में से ये 2 थीटा सी क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये वाला डेविएशन एंगल मिल जाता है। यही है ना डेविएशन। तो डेविएशन मैक्सिमम कब होता है? क्रिटिकल से थोड़ा सा जस्ट ज्यादा पे होता है। समझ आ रही ना बात? अब आइए प्रिज्म पे, देखिएगा। अच्छा, इससे ज्यादा कर दोगे एंगल, अगर एंगल इससे ज्यादा कर दोगे तो ये क्रिटिकल से ज्यादा होगा, TIR करेगा, तो ये ज्यादा माइनस होगा, डेविएशन फिर घटने लगेगा। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, करा चुका हूं। अब देखिए प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास प्रिज्म है तो आप जानते हैं, इसमें ये नॉर्मल हो गया, यहां से रेज आई इंसिडेंट की, ये आई हो गया, और ये क्या की? रिफ्रैक्ट की यहां से, और ये हो गया नॉर्मल। समझ आई बात? अब आप देखिए, ये इंसिडेंस है, ये कौन सा एंगल है? R1, और ये कौन सा है? R2 ना। ये कौन सा है? R2। अच्छा ये बताओ, ये पूरा खेल प्रिज्म में, ये तो प्रिज्म एंगल कर लो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? R2 पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम डेविएशन जानते हैं, इसमें क्या है? एक ही सरफेस से, इसमें क्या है? एक मीडियम के बाद तुरंत कहां चला जा रहा है? तो ये वाला डेविएशन एंगल कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? लाइट ऐसे जाना चाहती है, डेविएशन। इसमें जो डेविएशन एंगल होता है प्रिज्म के अंदर, वो डेविएशन एंगल ये वाला होता है ना। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड। इसके बीच का एंगल डेविएशन एंगल होता है। समझ आ रही ना बात? इसमें और उसमें फर्क समझ आया? तो इसमें डेविएशन एंगल जो है ना, डेविएशन एंगल वो डिसाइड ज्यादातर किससे होने जा रहा है? R2 से। R2 कौन सा एंगल है? इंसिडेंस। कौन सा एंगल है? अच्छा ये बताओ, R2 ही तो डिसाइड करेगा कि इसका TIR होगा कि नहीं होगा। कौन डिसाइड करेगा? जैसे उसमें डिसाइड कर रहा था, वैसे इसमें डिसाइड तो ये वाला R2 करेगा ना। समझ आ रही ना? अच्छा ये बताओ, अगर R2 वाला वैल्यू, R2 वाली वैल्यू क्रिटिकल से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? और TIR के वक्त मैक्सिमम क्या होता है? समझ आ रही ना बात? R2 की वैल्यू, अबे इसीलिए मैंने इसको बताया है, फिर तुम लोग अटक जाते हो, तुम लोग सोच क्यों नहीं पाते? जब थीटा सी पे होगा ना क्रिटिकल पे, तो उस वक्त डेविएशन क्या होता है? तो प्रिज्म के एंगल कहानी थोड़ी बदल जाएगी अगर R2 जस्ट किससे थोड़ा सा बड़ा होगा, अप्रॉक्स बराबर ही तो कह सकते हो। उस वक्त डेविएशन क्या होगा? उस वक्त डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम। अब प्रिज्म एंगल आपने पढ़ा है, A इज इक्वल टू क्या होता है? R2 प्लस
R1, तो R2 कितने के बराबर है? R2 कितने के बराबर है प्रॉक्स? थीटा सी, और ये कितना हो जाएगा? A प्लस क्या हो जाएगा? R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस, इस वक्त डेविएशन एंगल क्या होगा? मैक्सिमम। अब एक काम करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? म्यू मान लेते हैं। क्या हुआ, नहीं समझ आया? यहां तक क्लियर है? इसका इसका क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया? म्यू मान लिया। अब लगा देते हैं, जानते हैं क्या? स्नेल्स लॉ। इसके इस वाली यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 1 साइन ऑफ कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके? म्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा? साइन R1 ना। R1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताइए? A माइनस थीटा सी, और यहां पे क्या हो जाएगा? साइन आई। आपको पता है ये आई जो है वो है क्या? फील करिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। आई ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंस। अब देखना, बढ़िया से समझना, अगर ये R2 किस पे सेट है? क्रिटिकल पे। क्रिटिकल पे सेट है, इस वक्त डेविएशन क्या है? मैक्सिमम। अगर आई को कम करते हो, आई को कम करने पे क्या कम होता है? R1। R1 कम करने पे R2 क्या हो जाएगा? क्रिटिकल से ज्यादा, और क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? TI है, और क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा तो डेविएशन क्या हो जाएगा? कम। तो कम करने पे भी डेविएशन क्या होगा? कम। अब ज्यादा करके देखते हैं, ज्यादा अगर करोगे तो आई क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। आई बढ़ जाएगा तो आर क्या हो जाएगा? आर भी बढ़ जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बढ़ने पे आर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आर बढ़ जाएगा तो R2 क्या हो जाएगा? क्रिटिकल से कम। तो रे क्या करेगी? रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्ट करते वक्त डेविएशन एंगल क्या होता है? कम। तो ये वो इंसिडेंस एंगल है आई, जिसपे क्या होगा? डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। याद रखिएगा इस फार्मूले। ये आई कौन सा एंगल है? इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल at which deviation will be maximum। बस, प्रिज्म कंप्लीट। ठीक है, हो गया ना? देखो, मैं उस दिन भी बोला था, एक दो चीजें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की और बतानी बची हुई है ना, वो चीजें मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा और रह भी जाएगी, है कि नहीं? अभी कर्व सरफेस पढ़ाना है। रिफ्रैक्शन किसके थ्रू? कर्व सरफेस। उसको स्टार्ट करने से पहले इसको निपटा देते हैं। दो चीजें हैं, एक एनसीईआरटी में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, उसको मैं मतलब गिवन है एनसीईआरटी में, वो चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं। थिक मिरर के ऊपर कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर थिक मिरर, थिक मिरर। ठीक है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है, और मतलब एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। ये इस तरह से है, यहां पे ये ऐसे है, ये थिक मिरर हो गया आपका। समझ आ रही ना बात? अगर ये ग्लास पतला होता तो क्या कहलाता? थिन कहलाता। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट किस पे पढ़े हैं? थिन पे। अब इसमें पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, इसके सामने, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है। मिरर के सामने यहाँ पे एक, मतलब ग्लास के, ये मिरर के सामने ही कहलाएगा। थिक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस थिक मिरर से इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। फिर उसके बाद पूछता है वो जो इमेजेस बनेंगी उसमें से कौन सी इमेज होगी जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की होगी। समझ आ रही ना बात? ये क्वेश्चन होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इससे एक रे निकालिए। किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितने रे की जरूरत होती है? 2। तो पहले एक रे निकालते हैं हम इससे। एक रे ये इंसिडेंट करेगी। अच्छा, इस पे इंसिडेंट करेगी जिस लाइन पे, उसी लाइन पे क्या होगी? नॉर्मल इंसिडेंस है तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाए।
तो रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा लग रहा है पीछे से आ रही है, यहां कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के ना। तो ये लाइन बना लिया हमने, ठीक है। ये लाइन बनने के बाद अब अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, एक रे और यहां से निकालते हैं। एक रे यहां से आएगी, इंसिडेंट करेगी, ये इंसिडेंट हो गई। अब इसके बाद इसके पास दो काम है, मैंने आपको बताया ना जनरली क्या होता है जब रे किसी सरफेस पे पड़ती है तो उसके तीन काम हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर अभी तक जो हमने पढ़ा, एक पार्ट रिफ्लेक्शन के नाम से पढ़ा, उसमें यह मान के चला कि मैक्सिमम पोर्शन क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक पार्ट रिफ्रैक्शन के नाम से पढ़ा, मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है कि नहीं। तो अब हीट ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे जो हीट ट्रांसफर होता है, रेडिएशन, जिसमें ब्लैक बॉडी बोलते हैं, वो मैक्सिमम पोर्शन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। समझ आ रहा है। तो खैर अभी यहां पे दोनों चीजें हो रही है, एक क्या होता है रिफ्लेक्शन और एक क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब इन दो पार्ट में से आपको समझना होगा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। पहले इस मिरर को हटा दीजिए, इस ग्लास को देखिए। कभी आप इसी विंडो के सामने, ऑफिस के सामने अगर मोटा ग्लास लगा होता है तो मोटे ग्लास में अक्सर आप देखोगे पीछे पॉलिश हो या ना हो, पॉलिश हटी हो, खाली ग्लास हो, तब भी आप उसमें हल्का हल्का अपना चेहरा देख सकते हैं। समझ आ रहे। तो आपका जो चेहरा बन रहा है वो मिरर के सामने हो ना, तो वो रिफ्लेक्शन से बन रहा है। वो किससे बन रहा है, रिफ्लेक्शन से। और जो पीछे वाली चीजें दिख रही, अब ऑफिस के अंदर चेयर रखी हुई है वो भी दिख रही है ना, तो वो जो चेयर दिख रही है वो रिफ्रैक्शन की वजह, जैसे पानी के अंदर जब आप ऊपर से देखते थे किसी क्वाइन को तो आपको ये क्वाइन दिखता है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। किसकी वजह से, तो अंदर वाली चीजें किसकी वजह से दिखेगी, रिफ्रैक्शन। और बाहर वाली चीजें किसकी वजह से। अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, मोटे शीशे से आप ज्यादा दिखोगे या अंदर वाली चीजें। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कम। तो अगर ये लाइट 100% आ रही है तो 100% में से 10% क्या कर जाएगी, 10% नॉर्मल से क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट, वो सॉरी 10% क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, और 90% क्या कर जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगी ये कितना परसेंट है, 10%। तो ये कितना है, 10। और 90% क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। तो रिफ्रैक्ट हो करके ये ऐसे डेंसर जा रही है ना, तो ऐसे हो जाएगी, इंसिडेंट करेगी। समझ आया। तो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। और ये कौन सी है, रिफ्रैक्ट। अब रिफ्रैक्टेड जाएगी तो सामने क्या है, मिरर। मिरर से क्या करना है इसको, रिफ्लेक्ट। तो जितने एंगल पे गई है उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाए। अब इस सरफेस पे जब पहुंचेगी ग्लास की सरफेस पे, तो ग्लास की सरफेस पे फिर दो फिनोमिना होगी। एक कौन सी होगी, रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा। अब डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो ये कितना गई थी इधर, 90। तो 90 रिफ्लेक्ट होकर के पूरी पूरी आ रही है। अब इसके बाद 90 में से मैक्सिमम पोर्शन किधर जाएगा, किधर जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, और बाकी पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो मैक्सिमम पोर्शन क्या हुआ है, ये कितना परसेंट होगा, 80 बचा, और ये कितना इधर जाएगा, 10। समझ आ रही ना बात। अब ये रिफ्लेक्ट वाली, ये जो मतलब अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के आई, ये फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी। समझ आए। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पे फिर दो फिनोमिना होगी, रिफ्रैक्शन और, तो कौन सा ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से इधर मान लेते हैं कितना चली गई, 8। तो इधर कितना बचेगी, 2। अब बस पिक्चर देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मिलाइए, एक इमेज पहली, इसको पीछे मिलाइए दूसरी इमेज, और इसको पीछे मिलाइए, ये कौन सी, तीसरी, ये सेकंड, और ये कौन सी, थर्ड। आप देखिए ये 10% रे से बन रही है, और ये कितने से बन रही है, 80% से। ये तीसरी वाली 8%। कौन ज्यादा है, तो सेकंड इमेज जो बनेगी वो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा चमक की होगी। ये आंसर आपको रटा रहना चाहिए, एनसीईआरटी का है। ठीक है, कर लीजिए इसको। ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, सेकंड इमेज की।
आप नीचे लाइन लिख लीजिएगा जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेकेंड इमेज विल बी मोर ब्राइट, और मोर ब्राइट मतलब मोर इंटेंसिटी। What is the diameter of the sun? What is the diameter of the sun? Diameter of the sun. ना, ऐसे नहीं पूछा हुआ है, पिक्चर आपको दी हुई है। ये आपकी कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब हम कर्व सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कर्व सरफेस दिख जाए और फिर आगे हम शुरू कर देंगे। ये क्या होता है, पोल होता है ना, पोल होता है। अब यहां पे सन था, यहां कहीं पे, ये दूरी पे, ध्यान से सुनिएगा, ये सन था, ठीक है। अच्छा, सन मामूली दूरी पे तो नहीं होगा, ये बोर्ड पे तो दिखा दिया हमने, लेकिन है तो नहीं यहां ना। तो सन से रेज आ रही थी। अब देखिए, एक टॉप से रेज निकालिए, टॉप से रेज निकालेंगे जब, तो एक जा करके यहाँ पे पोल पे पड़ने दीजिए, एक रे कहाँ पे पड़ने दीजिए, पोल पे। और ये रे पड़ने का जो एंगल है, मैं जूम पिक्चर दिखा रहा हूं, 1 डिग्री है। कितना है, 1 डिग्री। समझ आ रही ना बात। और ये जो बॉटम वाली लाइन है, ये ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी ना, और सीधी जाएगी, जिस लाइन में इंसिडेंट है उसी लाइन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना। अरे सीधी जाएगी तो सीधी चली आएगी ना, नॉर्मल इंसिडेंस है। अच्छा, ये वाले का क्या खासियत होगी, इंसिडेंस कितने पे है, 1 डिग्री पे, तो इसका क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहां पोल पे इंसिडेंस का बताया हूं ना, जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कितने एंगल पे होगा, 1 डिग्री पे, तो ये भी कितना होगा, 1 डिग्री। अच्छा, ये बताओ सन है कहां पे, इनफाइनाइट पे, तो ये वाली जगह यहां पे हम डिसाइड कर लेते हैं। ये यहां पे जो है ना, ये जो क्या कहते हैं, मिरर है, इसका ये फोकस है। ये क्या चीज है, फोकस है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये सन कहां पे है, बेसिकली इनफाइनाइट पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इसकी इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे। तो अगर इसकी इमेज फोकस पे बनेगी तो यही तो बनेगी। समझ आ रही ना। तो सन की ये डायामीटर आपसे पूछा है, इस सन की डायामीटर कितनी होगी जो इमेज बनेगी उसकी। समझ आ रही ना। तो इसकी डायामीटर, इमेज की बताना है डायामीटर, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन, इमेज की डायामीटर बताना है। अब देखिए, एकदम आसानी से बता सकते हो, यहां से टेन थीटा बन रहा है कि नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब इस सन की साइज ना, और सन की साइज क्या मान लेते हैं, एस साइज हो गया, परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाई बेस, बेस में क्या है, फोकल लेंथ, और मान लेते हैं फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एस इज इक्वल टू, साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये एस है, साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एफ ना। अच्छा, एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ना, कितना दिया हुआ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में बदल लो, मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और साथ साथ में टेन थीटा, एक बात बताइए, थीटा की वैल्यू कितना है, 1, तो टेन थीटा जब बहुत छोटा होता है तो कितने के बराबर होता है, थीटा के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। डिग्री में नहीं लेना है, किस में लेना है, रेडियन में, तो कितना हो जाएगा, पाई भाई, बस आंसर हो गया है। हाँ, डायामीटर सन। समझ आ रही ना बात। तो इसको कर लीजिएगा, पाई भाई 1800। हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड
सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। ये कर्व सरफेस हो गई आपकी। इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा पोल। और ये वाली एक्सिस अभी भी कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आपने मिरर में पढ़ा था ना। ये क्या चीज कहलाएगा? पोल। अब देखना, इधर मीडियम अलग है और इधर मीडियम अलग है ना। एक को यहां पे μ1 बोल देते हैं और एक को यहां पे μ2 बोल देते हैं। समझ आ रही ना? ऑब्जेक्ट दो जगहों पे रखा हो सकता है इसके अंदर रहे या हो सकता है इधर रहे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे है। एक मिनट, साइन कन्वेंशन सीखिएगा, बस साइन कन्वेंशन ही मेन है रे ऑप्टिक्स में, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट से एक रे निकाल दोगे। एक रे निकालिए, इससे रे रिफ्रैक्शन यहां कर्व सरफेस से पड़ रहा है ना, तो इसकी तरफ एक लाइट जाएगी, ऐसे गई, तो ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट। कौन सी हो गई? इंसिडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब कर्व सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा तो इसका एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, μ2 डिवाइड बाई v माइनस μ1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। ये होता है। एक मिनट सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले r को निपटाते हैं। तो अगर आप देखोगे ये स्फीयर का पार्ट है ना, स्फीयर का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। मान लेते हैं ये सेंटर है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी जो रेडियस है ये क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है आर। समझ गए यार? अब बचा क्या है? μ2 और μ1। अब μ2 और μ1 में से आप याद रखिएगा वही वाला चीज चलेगी। इससे पहले μ2 का मतलब क्या बताया? मिरर में क्या बताया? जिधर रिफ्रैक्टेड रे हो, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है उसे क्या बोलेंगे? μ2। तो अच्छा ये बताओ, यहां पे कौन सी रे है? इंसिडेंट। तो ये कौन सी रे इसमें होगी? दूसरे में रिफ्रैक्टेड। तो ये क्या कहलाएगा? μ2। तो μ2 किसे कहते हैं? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे। μ1 के बारे में सोचने नहीं है, दूसरा कौन बचा? μ1। समझ आ रहे हैं? अब कौन बच रहा है? u और v। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, यही साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है, बढ़िया से समझिएगा। रे किधर जा रही है? इधर। और सारी दूरी कहां से मेजर होगी? पोल से। अच्छा ये बताओ, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग पोल यहां पे है, ऑब्जेक्ट किधर है? इंसिडेंट रे के किधर है? पीछे। तो इसका साइन कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। इंसिडेंट रे किधर है? आगे। और आपको पोल से किधर आना पड़ रहा है? पीछे। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आते हो ना। अगर आपको याद हो, शिफ्ट में ये कॉन्सेप्ट बताया था, शिफ्ट में प्लस माइनस का मतलब बताया था। ऐसे ही यहां पे यूज होगा। आपको सारी दूरी कहां से मेजर करना है? चाहे ऑब्जेक्ट की हो, चाहे इमेज की हो, चाहे किसी चीज की हो, कहां से मेजर करना होता है? पोल से। अगर आपको पोल से मेजर करना है तो पोल से अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो पोल से इंसिडेंट रे के किधर आ रहे हो आप? अपोजिट। अगर अपोजिट आ रहे हो तो नेगेटिव, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव। अब आप बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो कैसा लिया जाएगा? आर कैसा होगा? पॉजिटिव। यू कैसा होगा? अब मान लेते हैं इमेज पता करना था, तो इमेज का आंसर खुद ब खुद आएगा, तो उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं इमेज पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब जिधर इंसिडेंट रे है उसी की तरफ बन रही है। और अगर नेगेटिव आ गई तो किधर बन रही है? अपोजिट बन रही है। समझ आ रही ना बात? तो क्लियर रहेगा ना? साइन कन्वेंशन समझ आ गया? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यू, वी और आर ये तीनों कैसे डिसाइड होंगे? इंसिडेंट रे से। किससे डिसाइड होंगे? इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट होगा तो इन तीन में से दो डिसाइड करना होगा। एक तो पूछेगा ना,
तो जो इंसिडेंट रे की क्या होगा, अपोजिट, उसे कैसा लिया जाएगा, माइनस, और जो इंसिडेंट रे की तरफ होगा उसे कैसा लिया जाएगा, प्लस। पहली बात। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, μ2 उसे बोलेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो आपको एक, देखो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक में आपको रे बनानी पड़ेगी, एक में रे बना करके दे देगा। तो बना करके दे देगा तो हमारा एक काम कम कर दिया, समझ आ रहे। बाकी इस पे क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।